संगम नगरी प्रयागराज में अब आपको लीवर ट्रांसप्लांट ओपीडी के लिए बाहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपके ही शहर में ये सुविधा मिलेगी। एस गैस्ट्रो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व जेपी हॉस्पिटल की ये पहल पर शुरुआत की जा रही है, जहां प्रति एक माह के पहले शनिवार को ये सुविधा आपको मिल पाएगी, जिससे आप यहां ओपीडी करा सकते हैं। ट्रांसप्लांट के पहले और ट्रांसप्लांट के बाद भी आप यहां ओपीडी में अपने टेस्ट और सारी चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर आलोक मिश्रा का और डॉक्टर पुनीत सिंगला का, आइए सुनाते हैं। पेशेंट को ये जानना ज़रूरी होता है कि उसके पास कितना समय और कब कराना है। नंबर 1, इतना देर भी ना हो जाए कि उसके जीवन ना बचे, और उसके बारे में क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या सोशल है, कितना कॉस्ट है, ये सब चीज़ों से, और काउंसलिंग, कौन डोनेट कर सकता है, डोनर की हेल्थ कैसी है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसप्लांट डिसीजन लेने से पहले पेशेंट और उसके घर वालों को पता होनी चाहिए। केवल इस रिक्वायरमेंट के लिए लोग को अपने ट्रांसप्लांट के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, वहाँ पर महीना 2 महीना उनका वेस्ट होता है। अगर ये सब चीज़ें उनके डोर स्टेप घर पे ही मिल जाएँ तो उनको डिसीज़न लेने में आसानी होती, नंबर 1। और फिर जब वो अपने ट्रांसप्लांट सर्जन से यहीं शहर में वो संपर्क हो जाता है तो एक अच्छे रिलेशन बनते हैं और उनकी सर्जरी आसानी से जाती है। दूसरी चीज़, ट्रांसप्लांट के बाद भी उन्हें लगातार मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, तो वो भी उनको ही मिल जाएगी। आप किसी दूसरे शहर में जाएँ, ट्रांसप्लांट से पहले 2-4 महीने वेस्ट करें, फिर ट्रांसप्लांट के बाद जब भी ज़रूरत हो तो बार बार वहाँ जाएँ, वो सब चीज़ें यहाँ हैं। सर्जरी ठीक है वो यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की सारी सुविधाएँ, सारे कंसल्टेशंस, लीगल कंसल्टेशन, हेल्थ, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम, क्या क्या उनको सुविधाएँ मिल सकती हैं, ये सब चीज़ें हम यहीं पर उपलब्ध करा रहे हैं। यही उद्देश्य है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है आपने। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पेशेंट को ये समझाना कि आपको ट्रांसप्लांट की इस वक्त ज़रूरत है और कितने जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और भले ही हमारी ओपीडी कम हो, बट हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हम मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें उनके परिवार के साथ, क्योंकि जिनको लिवर सिरोसिस हो चुका, उनके कॉम्प्लिकेशंस हो चुके, और ख़ास तौर से जो अल्कोहलिक या उनको समझाने में परिवार का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम इस मरीज़ को अपने घर सगे संबंधी लिवर क्यों दें, हम अपने बेटे को, अपनी बच्ची को, क्योंकि 55 साल से कम आदमी ही लिवर दे सकता है, हम अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य का लिवर क्यों ख़राब करें, इसको हम दूसरे आदमी को क्यों लिवर दें। तो ये समझाना, ये काउंसलिंग करना, उनको ये बताना कि इससे मरीज़ को नया जीवन मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ ट्रांसप्लांट के पहले ही नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद भी, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारा जो शरीर है वो नया लीवर को जो है, जिसे हम कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसे रिजेक्ट करता है। तो उसके लिए भी बहुत ढेर सारी दवाइयाँ चलती हैं इस प्रोसेस को दबाने के लिए, जिसे हम इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं। इसमें भी मरीज़ के घर वाले और मरीज़ खुद, चूँकि इतना खर्चा किया होता है, तो वो फ्रस्ट्रेट ना हो और दवाइयाँ ना छोड़ें, उसकी काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें हमारे ओपीडी में ट्रांसप्लांट से पहले और ट्रांसप्लांट के बाद की जाएंगी। हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका जेपी हॉस्पिटल में बहुत ही इकोनॉमिकल पैकेज है। तकरीबन 16-17 लाख का खर्चा पड़ता है, जिसमें डोनर की सर्जरी, पेशेंट की सर्जरी, उनका हॉस्पिटल स्टे, इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन एक लिमिट तक उसमें इंक्लूडेड रहती हैं, और ज़्यादातर पेशेंट इस पैकेज में निकल जाते हैं। और इम्पोर्टेंट है पेशेंट टाइमली आएँ, फिर टाइमली समझें और टाइमली ट्रांसप्लांट कराएँ। जितनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतना रिस्क बढ़ेगा, उतना खर्चा बढ़ेगा। तो इसके मद्देनज़र टाइमली ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपका खर्चा लिमिटेड रहता है। लीवर की बीमारी हमारे दुनिया भर में बढ़ रही है विद टाइम। मेन रीज़न है अल्कोहल और ओबेसिटी। प्रयागराज में भी लीवर के पेशेंट विद टाइम बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे पेशेंट्स का हम अक्सर देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ रहा है, वो भी लीवर की बीमारी है। बट विद टाइम यही फैटी लीवर और या बाकी लीवर की समस्याएं, जिनसे सिरोसिस हो सकता है, जिनके साथ जो कि एंड स्टेज लीवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए, वो होता है। जो पेशेंट एंड स्टेज लीवर डिजीज़ के होते हैं, उनके पैरों में सोजिश, पेट में पानी, जॉन्डिस, पीलिया, उल्टी में खून, लैट्रिन में खून, ये सब उसके सिम्टम्स रहते हैं। जो हमारा हॉस्पिटल है वो सारी इंश्योरेंसेस को कवर करता है, हर तरह की इंश्योरेंस कार्ड को एक्सेप्ट करता है। ECHS कार्ड्स, ECHS पैनल, CGHS पैनल,
CRPF पैनल, उसमें पेशेंट के उसके सुविधा के अंतर्गत भी उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के आपको मालूम है कि घर में पुराने जूते चप्पल आपके घर में बढ़ा सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा। जी हाँ, घर में इकट्ठा कबाड़ व पुराने जूते चप्पल जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और घर में होते हैं, ऐसे में वो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सचदेव का, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। हमारे घर में बहुत से जूते चप्पल पड़े होते हैं जिसको कि हम यूज़ नहीं कर रहे होते या वो टूट गए होते हैं और उसको हम अपने ड्रॉज़ों में या कबाड़ वाली जगह पे रख देते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बैड राहु और शनि को एग्रीवेट कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, जिसके कारण कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और हर्डल्स बढ़ जाती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने घर को क्रॉस चेक कीजिए। जिन ड्रॉज़ों में कबाड़ की जगहों पे ऐसे जूते चप्पल मिले उन्हें आप सबसे पहले किसी को दान कर दीजिए। अगर वो पहनने की कंडीशन में नहीं है तो उसे बाहर कूड़े में फेंक दीजिए। ऐसा करके आप अपनी कुंडली के नेगेटिव राहु और शनि से बचेंगे। जो नेगेटिव राहु और शनि होता है वो गलत लोग लेके आता है, गलत दोस्त लेके आता है, कुछ संगति का असर आ जाता है, लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, कभी कभी टुटका और नज़र की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो इन सब से बचने के लिए आप अपने घर के पुराने टूटे जूते चप्पलों को बाहर फेंकिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गौ तस्कर मुजफ्फर की खुलदाबाद थाना क्षेत्र में 4 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत की ज़मीन को आज पुलिस ने कुर्क किया है, जहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद यहां पर कुर्क की कार्रवाई की गई है। मुजफ्फर की अवैध रकम से अर्जित की गई ये ज़मीन है और जिस पर आज पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है, जहां SP सिटी व खुलदाबाद व शाहगंज व अन्य थाने की करेली पुलिस के मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है, जहां पूरा मुफ्ती क्षेत्र में मुजफ्फर के ऊपर और अन्य जनपदों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं और मुजफ्फर गैंग का सरगना है, जिसकी ज़मीन यहां पर थी। और आज बक्सी बाजार क्षेत्र में पुलिस ने मुजफ्फर की गौ तस्कर की ज़मीन पर कुर्की की कार्रवाई करते हुए बोर्ड लगाया, साथ ही डुग्गी पिटवाई गई है और जो भी इस ज़मीन पर अब कुछ कार्य करना चाहेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने अब कुर्की करते हुए यहाँ पर कुर्की का बोर्ड लगा दिया है। क्या कुछ कहना है SP सिटी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। अपराध संख्या 235/2020 की गैंगस्टर अधिनियम के तहत जो पंजीकृत था थाना पूरा मुफ्ती पर, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर धूमनगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में इंस्पेक्टर पूरा मुफ्ती को धूमनगंज को दोनों जानकारी मिली कि मुजफ्फर अहमद, जो कि एक कुख्यात गौ तस्कर है और गैंगस्टर अधिनियम में ही जेल में निरुद्ध है, उसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ बक्सी बाज़ार में है, जिसकी बाज़ार में कीमत करीब 4 करोड़ से ऊपर की है। 404 वर्ग मीटर की ये प्रॉपर्टी है जो इन्होंने यहाँ पे क्रय किया था, जिसके आय के स्रोत के बारे में कोई ज्ञात जानकारी नहीं दे पाई है और ये अपराध अर्जित संपत्ति के रूप में कुर्क की जाती है। जिलाधिकारी महोदय का आदेश इस संबंध में 6/8 का था, जिससे कंप्लायंस पे आज मौके पर SDM सदर साहब मौजूद हैं और हमारे दोनों ही थाना प्रभारी हैं और खुलदाबाद थाना प्रभारी हैं। ये कुर्क किया जाता है और सभी को सूचित किया गया है कि ये प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई है। इसमें कोई भी अगर प्रवेश करता है अनधिकृत रूप से तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मुजफ्फर कितना बड़ा अपराधी है, कितने मुकदमे दर्ज हैं और अभी तक मुजफ्फर के ऊपर लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं, कई जनपदों में दर्ज हैं इनके मुकदमे टोटल। और ये एक अच्छी गैंग जिसकी संख्या लगभग 18-20 की है इसमें, और ये गौ तस्करी के रूप में कुख्यात गैंग है। इसकी पहले भी इनकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है और ये आज प्रॉपर्टी जो यहाँ 404 वर्ग मीटर की है ये कुर्क की जाती है। ये बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल रिहायशी एरिया में और काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है और ये लगातार इस अभियोग की विवेचना अभी चल रही है। कुछ और भी प्रॉपर्टी की जानकारी में आती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे माफिया पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, लगातार चल रही है। जो भी हमारे इस तरह के माफिया हैं जिनके बारे में जानकारी मिलेगी कि उन्होंने अपराध से अर्जित संपत्ति अर्जित की है, निश्चित तौर पर लगातार 14 एक गैंगस्टर के तहत कुर्क की कार्रवाई चलती रहेगी। नगरी प्रयागराज, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव हर कोई मना रहा है, उसी कड़ी में प्रयागराज पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया अंग वस्त्र पहनाकर। तो वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यहां कई कार्यक्रम के आयोजन हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व सांसद केसरी देवी पटेल संग कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। भूमि पर इस मंच पर हमने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर
नई पीढ़ी नया संकल्प ले। इस कार्यक्रम में गोद भराई करने वाली बेटियां भी शामिल हुईं। समाज की ये 4 पीढ़ियां एक ऐसे मैदान में उपस्थित हुए जिसकी माटी बलिदान का प्रतीक है। इसलिए आज ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में मस्तक झुकाकर उनसे यह आशीर्वाद मांगा कि अमृत काल में भारत राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले हर संकल्प को पूरा कर सके। हर भारतीय मात्र स्वयं ही नहीं बल्कि समाज भर को देखे कि हम सब सर उठाकर सदैव जीते रहें। और जो सरहद पर आज तैनात हैं उनको एक हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहती हूँ कि हम आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। आपकी सेवा के लिए आपको और आपके परिवार को आभार व्यक्त करते हैं। आप यशस्वी हों, विजयी हों। हर हिंदुस्तानी की, हर भारतीय की यही मनोकामना है। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हर कोई आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल देश के आज़ाद होने के पूरे होने पर यहां आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह चल रहा है। ऐसे में आज आरएएफ के जवानों ने अपने कैंप से एक तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल पर निकाली, जो तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए सुभाष चौराहे पहुंची और सुभाष चौराहे से पत्थर गिरजा से वापस होते हुए वापस सुभाष चौराहे पहुंची। बता दें, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आरएएफ के जवानों की गाड़ी पर तिरंगा था और साथ ही यहां पर आरएएफ की गाड़ी तिरंगा लगाए भारत माता के जय के नारे लगाती सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकालती दिखाई दी। साथ ही ये तिरंगा यात्रा सुभाष चौराहे पहुंची, जहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आगे यहां पर तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल की रुकी और यहां पर लगातार आरएएफ के जवानों ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए और साथ ही यहीं पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी कड़ी में आज प्रयागराज करैली क्षेत्र के 4 सीजन गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री नंदी संघ, एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज व एसएसपी प्रयागराज, एसपी सिटी प्रयागराज, सीओ फर्स्ट व सिविल डिफेंस के लोग भी मौजूद रहे। जहां इस मौके पर देशभक्ति गीत भी लोगों ने गाए और साथ ही विभिन्न कार्यक्रम हुए, जिसमें एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा देशभक्ति गीत पर गाए जाने के बाद यहां पर महफिल सी बन गई और लोग देशभक्ति गीत पर झूमते नजर आए। बता दें, ये कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में पूरा देश जुटा है, ऐसे में प्रयागराज की सड़कों पर तिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मगर राष्ट्रीय रक्षक समूह के कार्यकर्ता ने अभिषेक ने सवाल उठाया कि प्रशासन को तिरंगे का सही रंग नहीं पता है और केसरिया रंग की जगह लाल लाइट लगाई गई है, जिस पर राष्ट्रीय रक्षक समूह ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग की थी, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने अब इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। मगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सड़कों पर लाल रंग की लाइट लगी है केसरिया लाइट की जगह। ऐसे में क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय रक्षक समूह के दिव्यांशु मेहता का, आइए सुनाते हैं आपको। इस बात को गंभीरता से उठाया गया था, जिस तरीके से प्रयागराज की प्रशासन धृतराष्ट्र हो रखा है, उसने तिरंगे के रंग भूल गया है, जिसमें केसरिया रंग के स्थान पर लाल रंग की लाइटें लगाई गई हैं पूरे प्रयागराज में सजावट की जगहों पे। जहां पर स्ट्रीट लाइटों पे, अन्य जगहों पे जहां पे भी लाइट लगी है, ज़्यादातर जगह केसरिया रंग के स्थान पे लाल रंग की लाइट लगाई गई है। इस बात को राष्ट्रीय रक्षक समूह की बैठक में उठाया गया, उसने सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म पर उठाया। जैसे कि आज ही अभिषेक गुप्ता ने इस बात को उठाया, ट्विटर पे सभी लोगों को टैग किया। टैग करने के उपरांत तत्परता से उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यह रिप्लाई दिया गया कि प्रयागराज प्रशासन को टैग करते हुए कि शीघ्र इस पर कार्रवाई करें, गंभीरता से लें। यह आश्वासन आज समस्त जनता को मिला है कि यह कार्रवाई होगी और लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग किया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी भूल प्रयागराज प्रशासन कैसे कर सकता है? यह कहीं ना कहीं हम लोग के लिए शर्म की बात है।
ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं देवांशु, राष्ट्र रक्षक समूह, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं चौक के व्यापारी लोगों ने आज मशाल जुलूस निकाला और मशाल जुलूस निकाल कर भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही नारे लगाए, अमर शहीदों का बलिदान नहीं भूलेगा कोई हिंदुस्तान। और साथ ही इसके साथ मशाल जुलूस लेकर घंटाघर से शुरुआत हुई और साथ ही ये मशाल जुलूस नीम के पेड़ के पास पहुंचा, जहां ऐतिहासिक नीम के पेड़ के पास पहुंचकर मशाल जुलूस ने शहीदों को याद किया और नमन किया। वहीं इस पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक ने बताया कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने इसी ऐतिहासिक नीम के पेड़ पर किस तरह से क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई थी और किस तरह से लगातार एक तरफा कार्रवाई करते हुए फांसी दी गई थी। क्या कुछ कहना है इस पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक का, आइए सुनाते हैं आप। देखिए, 12 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन बढ़ रहा था, उस समय प्रयागराज में लगातार 11 अगस्त को 3 शहीदों को और 12 अगस्त को 4 शहीदों को और आज फिर 3 व्यक्तियों को गोली मारकर शहीद किया गया। उसमें से अब्दुल मजीद, मुरारी मोहन भट्टाचार्य और भगवती प्रसाद बारी हैं। ये हम ऐतिहासिक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, जहां एक साथ 634 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। मज़े की बात है कि कमीशन बनाया गया था और बिना सुने एक पक्षी तरीके से यहाँ फांसी दी गई थी। आज उन्हीं की याद में मशाल जुलूस निकला है, श्रद्धांजलि दी गई है और नमन किया गया है उन शहीदों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। मैं वीरेंद्र पाठक। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पुराने शहर के नुरला रोड, बक्सी बाजार व रोशन बाग की सड़कों से तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें घोड़ों पर सवार युवक थे और महापौर खुद हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलकर आज तिरंगा यात्रा निकाली है। बता दें, मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र से आज तिरंगा यात्रा निकली है, जिसमें पार्षद रमीज़ एहसन व अन्य क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे, जहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और सड़कों पर समाज सेवी संगठन के लोग महापौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखाई दिए। ये तिरंगा यात्रा रोशन बाग से शुरू होकर बक्शी बाज़ार, बुढ़ा ताजिया व नुरला रोड की सड़कों से होते हुए खुलदाबाद चौराहे पहुंची, जहां ने सभी ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए और तिरंगा सड़कों पर फहराते हुए सैकड़ों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और महापौर संग भारत माता की जय के नारे लगाए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये नज़ारा है सिविल लाइन के सुभाष चौराहे का, जहां हमारा सांड सड़कों पर घूम रहा है। ऐसे में कई तिरंगा यात्रा निकल रही हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं सुभाष चौराहे पर आवारा जानवर घूम रहे हैं और इन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। नगर निगम की लापरवाही के सामने आई है, जहाँ सड़कों पर आवारा जानवर और आवारा पशु और आवारा सांड अक्सर घूमते दिखाई देते हैं, मगर इन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं। बता दें, बीते दिनों सांड की टक्कर से कीटगंज में एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई थी और जिसके बाद अक्सर सड़कों पर आवारा जानवर व आवारा सांड घूमते दिखाई देते हैं। ऐसे में इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है नगर निगम से, जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां अमृत महोत्सव के तहत सड़कों पर तिरंगा यात्रा और अन्य बाइक यात्रा निकल रही, मगर इस तरह से सांड घूमने के कारण किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदार बने अनजान। आज़ादी का तिरंगा उत्सव चल रहा है। अब इसमें आप देख लीजिए कि पीछे हमारे सांड जो है ये मौजूद है और इसी तरह से आने जाने वाले राहगीरों को भी कितनी दिक्कतें होती है। पिछले दिनों कीटगंज के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी सांड ने इसी तरह से उठा करके फेंक दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। समझिए, लेकिन इसमें शासन प्रशासन हम जो है सब मौन धारे बैठे हुए हैं। मेरा नाम आरिस है।